नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम कहानी पढ़ रहे थे मुसाफिर कैफे, दिव्य प्रकाश दुबे सर की लिखी हुई है। इसके हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। 6th पार्ट में आपको सुनाने जा रहा हूँ। जहाँ से हमने इस सफ़र को ख़त्म किया था 5th पार्ट के अंदर, वहीं से हम इस कहानी को वापस शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र को अब सुधा पे यकीन नहीं था। उसने हॉस्पिटल में टेस्ट करके कंफर्म किया सुधा सही में प्रेग्नेंट थी। चंद्र को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उम्मीद जगी। नई जिंदगी हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है, नई बातों की, नई दुनिया की, नई गलतियों की। जिसने भी कहा था कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उसे जरूर अपने बच्चे की शक्ल देखकर ये ख्याल आया होगा। इसी उम्मीद से चंद्र ने पूछा, फिर क्या करना है? क्या मतलब? भी चाहिए मुझे, और शादी मैं कितनी बार कह चुकी हूँ नहीं करनी है। तुम पागल हो क्या? बिना शादी के बच्चा मैं संभाल लूँगी, मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई पकड़ के थोड़ी रखा है। आर यू फ्री एज ऑलवेज? अकेले मैनेज कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी। तुम मैनेज कर लोगे मेरे बिना? तुम अकेले पीजी तो नहीं खोज पाई थी इतने महीनों में? नहीं खोज पाई, बल्कि खोजा नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ। तुम्हारे फटाफट घर मैं फटाफट घर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीजन की ज़रूरत है, और वो रीजन है शादी। मैं नहीं हूँ। कभी सोचा है कि तुमने शादी चाहिए ही क्यों होती है? 1 मिनट के लिए सोचो ज़रा। मान लो दुनिया में बस हम 2 लोग होते, तो हमें साथ साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत होती? शादी 2 लोगों के बीच होती ही नहीं है, बल्कि शादी की ज़रूरत तो तब होती है जब दुनिया में 3 लोग हो। तुम क्या कह रही हो? पता है तुम्हें शादी की यही यही कि शादी वादी इस दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ है यार। शादी के बाद मैं तुमसे अलग तरह से बात करने लगूंगी। ऐसे ही बोलूंगी ना, जैसे अभी बोलती हूँ। जैसे तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे, जैसे अभी करते हो। क्या बदल जाएगा? अगर कुछ बदल नहीं जाएगा तो बस दोस्तों, घर वालों की खुशी के लिए ही कर सकती हो तुम शादी। शादी हम सबकी खुशी के लिए ही कर सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए कुछ न करें? बताओ यार, तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में जीत नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती। वही मैं भी कर रही हूँ। ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती। लॉजिक से चलती तो शादी के लिए कब का हाँ कर दिया होता। जानते हो, हम सबका फ्यूचर बस एक ही है, अपने आप को रोज़ पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना। बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ। चंद्र और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुक गए। वे अब अक्सर अक्सर ऐसा होने लगा था। इस कटी कटी मिली में 1 हफ्ता और बीत गया। चंद्र शादी से ज़्यादा अब बच्चा चाहता था। हर बच्चा पैदा होकर दुनिया का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है। चंद्र की दुनिया का अधूरापन सुधा की दुनिया से के अधूरेपन से थोड़ा अलग हो गया था। चंद्र की दुनिया के रास्ते, सुधा की दुनिया के रास्ते अभी तक साथ चलते चलते हुए चौराहे पर आ चुके थे। से चौराया। चंद्र ने रिजाइन कर दिया था, बिना इस बात का सोचे कि कल क्या होगा। असल में कल क्या होगा ये सोचना हमेशा ही फिजूल होता है। सोचकर कुछ हासिल होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, देख परख कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी को नहीं जिया जा सकता है। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि जिंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं, और हम रोज हर सामान गारंटी वाला खरीदना चाहते हैं। चंद्र बस वहाँ से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ पता नहीं, क्यों पता नहीं। हम सब की ज़िंदगी में ये दिन आता ही है। जब हम सुबह ऑफिस के लिए तो निकलते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज़ सही पत्ते पर पहुँच कर भी भटके हुए होते हैं। चंद्र को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंद्र जितना सुधा को जानता था, उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी। लड़कियां अकेले संभाल लेती हैं। चंद्र अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था, इतने में सुधा बोली, कब आओगे? मेरे आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैं बोलूँगी पड़ता है तो क्या रुक जाओगे? अब रुकना मुश्किल है मेरा। मुझसे ना ये दुनिया जली जा रही है, ना तुम, ना ऑफिस, ना ये घर। ऐसे लग रहा है अब सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। मैंने पहले भी कहा था तुम फ्री हो। तुम रोकोगी नहीं? रोकूंगी तो पक्का नहीं रुकोगे? हाँ, अगर ना रुकूं तो शायद तुम आ जाओ। तुम्हें ये नहीं लगता
कि मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं। क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारे इस नहीं ने मेरा रुकना मुश्किल कर दिया है। तुम्हारा कोई कोई फर्क ना पड़ने से ज़्यादा बेचैन मुझे और कुछ नहीं करता। इतना है ही तो रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगी तो मैं रुक नहीं जा पाऊंगा। हाँ पता है, फिर भी नहीं रोकना। नहीं, तुम अबॉर्ट अबॉर्ट करा दो बच्चे को। बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे रहोगी? बस बोला ना तुम जाओ चंदर, सब अच्छा हो जाएगा। सब हो जाता है। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंद्र को ज़्यादा जोर से गले लगाया। चंद्र ने सुधा के भर पेट पर चलाकर बच्चे की आहट आहट महसूस करने की कोशिश की। न सुधा बोली न चंद्र, न ही बच्चे की वो सलाहट। न घर न घर की खिड़की, न खिड़की से आ रही धूप, न ही खिड़की से दिखने वाले पेड़, न दरवाजा, न अलमारी, न बेड। सब एक साथ बिना आवाज की फपक फपक कर रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन था, दुनिया चुप थी। घर से हरिद्वार। चंद्र ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि वह कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एक दो जगह की फ्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंद्र को अब जल्दी नहीं थी। वो वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आएगा। उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो घर की पेड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था। ये सब सोचकर चंद्र ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का एक सही मौका होता है। 2 दिन बाद चंद्र हरिद्वार पहुंचा। वहाँ गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंद्र ने अपने मोबाइल खोला तो देखा उसमें दुनिया भर के तमाम मैसेज है। कोई उसको लोन दे रहा था, कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल। कोई घर बेच रहा था, कोई नई पुरानी कार, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, तो कोई जैसे कुछ न कुछ खरीदते रहना ही दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचाओ। चंद्र को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला। इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते उसे लगा जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन खत्म हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंद्र के लिए पूरी दुनिया जैसे नदी हो गई थी। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंद्र के अंदर सब कुछ जल रहा था। हर पेड़ी घाट पर हर की पेड़ी घाट पर बैठकर चंद्र को मुंबई की समुद्र की रेत की बहुत याद आई। जब चंद्र को मुंबई समुद्र की रेत की याद आ रही थी तो सुधा की भी याद आकर इन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंद्र के पास एक आश्रम में गया। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता था, जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था। 2-3 घंटे बाद ही उसको ध्यान के लिए उठा लिया गया। नाश्ता करके चंद्र ध्यान वाले कमरे में पहुंचा। वहाँ पर कोई गुरुजी जी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती है, उसको ये एहसास उसी दिन हुआ। चंद्र का मन किसी भी बात में लग ही नहीं रहा था। उसे बार बार लग रहा था 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस डरे पे जिंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। हर कोई भी कभी न कभी जिंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंद्र 2 घंटे तो नाटक सहन करता रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रह हमारी उदासियां और बेचैनियों के बहाने हमें नींद से जगाती रहती है। चंद्र मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है। ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंधली आवाज सुनाई पड़ी। ऐसे ही रोज 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंद्र ने वहां 7-8 दिन रुककर आनंद के आने की बेसब्री से इंतजार किया। इस बीच उसको बार बार लगा कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौटकर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था। हर बीते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया के तमाम चीज़ों जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट है जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। चंद्र ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी
नहीं कर पाया था तो भगवान के साथ क्यों करे। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस स्टैंड पहुंच गया। हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज से, हर रिश्ते से, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और यात्रा दिन खत्म होती है। उस दिन खत्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौटकर हमें गले लगा लेते हैं। हम सब केवल किसी न किसी चीज में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आर्ट है। कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का फुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। गूगल मैप से चलने वाले अक्सर गलत मोड़ पे मोड़ ले लेते। चंद्र ने यह सोच लिया था कि जब भटकना ही है तो अपने हिसाब से भटकेगा, इसलिए शायद अब वो या तो दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया कोना या तो नई दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया कोना। बस चंद्र हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचते ही पहली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई जो आश्रम में पिछले 7-8 दिनों से नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद चंद्र के पड़ोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया। कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था। चंद्र ने लापरवाही से कहा, जहाँ तक बस जा रही है वहाँ तक का टिकट दे दो। बस मसूरी जा रही है। मसूरी के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी। चंद्र के पड़ोस वाली लड़की ने कहा, आगे बस बहुत घूमेगी, आप उठ जाइए, बार बार आपको सिर मेरे कंधे पर आ रहा है। सॉरी, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। चंदन ने उतर कर मुंह धोया। उसको सोए हुए मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे, लेकिन बड़ा फ्रेश लग रहा था। उसने मंदिर में चलने वाली फ्री खिचड़ी और चाय ली। इस मंदिर में लगी हुई एक रत्न और रुद्राक्ष वगैरह की दुकान भी थी, जहाँ बार बार कई जगह लिखा हुआ था, नकली साबित करने वालों को 5 लाख का इनाम। थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई असली केवल इसलिए असली है क्योंकि वो अभी तक नकली साबित नहीं हुए। लोग अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगैरह खरीद रहे थे। चंद्र के पड़ोस वाली लड़की बस से दूसरी तरफ पहाड़ को निहार रही थी। चंद्र उसके पड़ोस में जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लड़की बोली, घर छोड़कर आ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कैसे पता? जहाँ तक बस जाती है वहाँ टिकट मांगने वाले अक्सर घर छोड़कर भागे हुए होते हैं। घर तो छोड़ा है मैंने, लेकिन भागा नहीं हूँ। तुम भी घर छोड़कर निकली हुई हो क्या? हाँ, 3 साल हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? पम्मी। और तुम्हारा? चंद्र। वैसे घर किस वजह से घर छोड़ा? कोई लड़के वड़के का चक्कर में हर लड़की लड़के के लिए घर नहीं छोड़ती, तो तुमने किसके लिए छोड़ा? अपने लिए, अपने पागलपन के लिए। ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारे जिसके लिए घर छोड़ना पड़ा? तुम कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे? घर तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बातें करते रह गए तो बस ज़रूर छूट जाएगी। पम्मी और चंद्र दोनों बस में बैठते ही मसूरी चलकर बस के पास आना शुरू हो गया। चंद्र खुद ही इतना उलझा हुआ था कि उसने पम्मी से ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उतरने से पहले पम्मी ने चंद्र को अपना नंबर दिया और कोई भी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करने को कहा। माँ से मसूरी। चंद्र ने मसूरी पहुंचकर 2-3 होटल देखे। जिस होटल में कमरे से बाहर पहाड़ सबसे अच्छा दिख रहा था, चंद्र ने वो होटल फाइनल कर दिया। होटल वाले ने ये पूछने पर कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, चंद्र का कोई जवाब नहीं दे पाया। होटल वाले ने दोबारा पूछा कि कमरा कितने दिन के लिए चाहिए। चंद्र ने थोड़ा सोचकर बोल दिया, तो उसका मसूरी रुकना काम पर डिपेंड करता है, फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना चाहिए। होटल के रजिस्ट्रेशन में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते हुए चंद्र का पेन थोड़ा सा कांपा। पिन कोड के हर एक जीरो में छुपी हजारों यादें थोड़ी लड़खड़ा गई। चंद्र के कमरे में पहुंचते ही बिस्तर ने उठकर उसको गले लगा लिया। नींद उसका सिर सहलाने लगी। कंबल ने उसको ओढ़ा लिया। कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुलकर रात को बुला रहा था। तारे टूट कर रात का अधूरापन भरने लगे। आवाजें झिंगुर हो गई। सब कुछ ठहर रहा था। करीब 10 घंटे सोने के बाद चंद्र की नींद सुबह करीब 7 बजे खुली। घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंद्र इतनी गहरी नींद सोया था। शहरों की नाप तोल वहाँ रहने वालों की नींद से करनी चाहिए। शहर छोटा हो या बड़ा, वहाँ रहने वालों की नींद से होता है। ठिकाना तो कोई भी शहर दे देता है, गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं। सुबह उठने के बाद चंद्र इतना शांत था जैसे 10 घंटे की नींद के बाद
नहीं बल्कि 10 घंटे के मेडिटेशन के बाद उठाओ। चंद्र को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते तो उन्हें लगने लगता कि सुबह इतनी 80 होती है। रोज की सुबह उठना चाहिए। चंद्र को भी सुबह देखकर लगा कि अभी तक न जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है। चंद्र ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टहलने के लिए निकल गया। दुनिया की तमाम चीज़ों में से जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है। कब मौसम साफ हो जाए, कब एकदम से धुंध हो जाए, पता ही नहीं चलता। रोज की दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी, ठीक वैसे जैसे आज दुनिया का पहला दिन हो। बच्चे स्कूल जा रहे थे। चाय की दुकान अभी खुल ही रही थी। कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शेप और साइज के लोग टहल रहे थे। बूढ़े कुछ बूढ़े इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि जैसे कि ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन जवान हो जाएंगे। कुछ अंकल आंटी लोग वहीं बेंच पर बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे थे। उधर चाय की दुकान के पास कुछ लोग अखबार पर आंख गड़े हुए थे। अपनी शादी के सालों अपनी शादी के सालों के हिसाब की लंबाई के हिसाब से सड़कों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी नापी जा सकती थी। थोड़े ही आगे चलने पर चंद्र को हनीमून इन होटल दिखा। होटल देखकर सुधा की याद आई। फिर सुधा की बात याद भी, फिर सुधा के साथ बिताया टाइम, फिर सुधा की जिद भी याद आई। और सड़क पर खड़े खड़े एक ही मिनट में चंद्र हनीमून इन के सामने फिर से एक बार अकेला हो गया। अगली चाय की टपरी पर जाकर चंद्र चाय लेकर चाय के गिलास की गर्माहट को हल्के हल्के महसूस कर रहा था। चंद्र के हाथ का जितना हिस्सा चाय के प्याले की गर्माहट को छू रहा था उतने हिस्से को सुधा याद आ रही थी। यादें सिर पे मंडराने वाले मच्छरों के झुंड की तरह होती हैं। कहीं भी भाग जाओ वो सिर पर घेरा बनाकर भिनभिनाने लगती है। मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंद्र लौट ही रहा था कि पम्मी ट्रेवल की दुकान पर दिखाई पड़ी। दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर एंड ट्रेवल की दुकान लग रही थी। वो ये सोचकर दुकान के पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो सोचेगी कि बड़ा चेप टाइप है। एक ही दिन में दुकान ढूंढकर मिलने ही आ गया। चंद्र को मसूरी की ठंड से मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। चंद्र को मुंबई के ट्रैफिक की इतनी आदत हो चुकी थी कि मसूरी की सड़कें उसको गोद जैसी लगी। मुंबई की सड़कों पर सुकून नहीं था और मसूरी की हर एक चीज़ में उसको सुकून दिख रहा था। ऐसा शायद वहाँ रहने वालों के साथ न होता हो, लेकिन चंद्र की आंखों में अभी भी मुंबई की सड़कों की बेचैनी अटकी हुई थी। हम सभी का अपना एक फेवरेट शहर होता है जहाँ हम रिटायर होने के बाद रहना चाहते हैं। कमाल की बात है कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहाँ पहुँच नहीं पाते। अगर ज़िंदगी के पते पर पहुँचना इतना आसान होता तो ज़िंदगी की औकात 2 नंबर के जीके के सवाल भर की होती। आगे बढ़कर चंद्र किताब की एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर किताब ढूंढते ढूंढते चंद्र को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटों किताब ढूंढना कितना पसंद था। कैसे वो किताब की दुकानों पर घंटों टाइम बिता दिया करता था। कोई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती थी वो हम पता नहीं कैसे एक दिन भूल जाते हैं। दुकान पर करीब वो 2 घंटे बिताने के बाद उसने कुल 8-10 किताबें खरीदी, जिसमें रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें, मनोहर श्याम जोशी की टाटा प्रोफेसर अज्ञे की शेखर एक जीवनी, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में खिड़की रहती थी, भगवती चारण वर्मा की चित्रलेखा, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी। दुकानदार ने चंद्र को इतनी किताबें खरीदते देख कुछ नई किताबें सजेस्ट किया, लेकिन चंद्र ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती है। चंद्र अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर खुश था। असल में किताबें दोस्त तब बनती है जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह छूते हैं। किताबें खोलकर अपनी पुरानी अंडरलाइन को ढूंढ कर सुनने की कोशिश करते हुए। किसी को समझना हो तो उनकी शेल्फ में लगी किताबों को देख लेना चाहिए। किसी की आत्मा समझनी हो तो उन किताबों में लगी अंडरलाइन को पढ़ लेना चाहिए। चंद्र को किताबें खरीदने से करीब 11:30 बज गए थे। उसे अब थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी। वो किताबों की दुकान के पास ही एक कैफे में जाकर बैठ गया। कैफे साइज में बड़ा था, लेकिन कैफे का व्यू छोटा सा था। मुश्किल से 3-4 टेबल होंगे। मेन्यू में बस 3-4 तरह के पराठे,
एक दो तरह की सैंडविच और चाय कॉफी नींबू पानी, बस इतना ही मिलता था कैफे में। इक्का दुक्का टूरिस्ट बीच में आलू गोभी पनीर के पराठे खाने आते थे। चंद्र ने पराठे और चाय ऑर्डर करके किताबें पलटना शुरू कर दिया था। किताबें पलटते पलटते करीब 1 घंटा बीत गया। शहर छोटा हो तो दिन बड़े हो जाते हैं। चंद्र आराम से किताबें पढ़ने में मशगूल हो गया। शेखर एक जीवनी को पलटते हुए उसको अपनी जान पहचान की पुरानी लाइन मिली। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। इस लाइन को पढ़कर चंद्र ने किताब के पन्ने को सहलाया और किताब के पन्ने ने वापस चंद्र को सहलाया। ये लाइन कहीं खो न जाए, इसलिए चंद्र ने काउंटर वाले लड़के से पेन मांगा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा कि उसको अगर अपनी किताब लिखनी हो तो उसका एंड वो क्या लिखेगा। ऐसा कुछ तो उसने किया नहीं। उसकी कहानी में ऐसा अलग क्या है जो बैठ के किसी को सुना जाए। ये सोचकर चंद्र को पहली बार अपने ऊपर कोफ्त हुई। किताब मजा देती है और अच्छी किताबें मजे मजे में पता नहीं कब बेचैनी दे देती है। चंद्र पहली बार अपनी किताब के बारे में किताब की तरह सोच रहा था। किताब का पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का एंड क्या है, उसको पहुंचना कहाँ है, तो करना क्या चाहता है। सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो क्या वो एंड होता। सुधा से बच्चे होते तो क्या होता। उसके बच्चे बड़ा होकर बहुत अच्छा करते, ये क्या वो एंड होता। ऑफिस में अपने दोस्तों दो तीन घर बुक करवा लेता, क्या वो एंड होता। शहर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लेता, तो क्या वो एंड होता। अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से समझ में आता कि हम हर रोज़ कैसी तुच्छ ज़िंदगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं। किताब और ज़िंदगी में बस लॉजिक भर का फ़र्क है। किताबों का अंत लॉजिकल होता है और ज़िंदगी का नहीं होता। जो लोग ज़िंदगी लॉजिक से ढूंढते हैं उनके जवाब हमेशा गलत होते हैं। ये सब सोचते हुए उसने पहली बार ये ख्याल आया कि छुट्टियाँ क्यों इतनी ज़रूरी होती है। अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। चंद्र को बहुत ढूंढने पर भी अपनी ज़िंदगी का कोई लॉजिकल अंत नहीं मिलता। उसने थककर अपनी ज़िंदगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया था और एक और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय की सुस्की में जैसे पुराने दिन घुले हुए होते हैं। हर एक सुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतरकर उसको बेचैन करने लगे। जब सुधा से ज़्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती। सुधा हमेशा कहती थी हमें केवल यादें याद नहीं आती, बल्कि सबसे ज़्यादा वो यादें याद आती है जो हम बना सकते थे। चंद्र अपने मन में अपने बच्चों की शक्ल बनाने लगा। बच्चा किसके जैसा दिखेगा। चंद्र हमेशा ये चाहता था कि बच्चा जब भी हो लड़की हो, क्योंकि बच्ची होने पर वो सुधा के बचपन की झलक देख पाता, छू पाता। ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। तभी उसने देखा कि कैफे में पम्मी आई हुई थी। पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से बात की। वो चाय बनाने का बोलकर जही घूमी, चंद्र पर उसकी नज़र पड़ी। चंद्र को देखकर पम्मी उसकी टेबल पर आ गई और इतनी सारी किताबें देखते ही बोली, तो किस लिए घर छोड़ा था। मुझे खुद नहीं पता किस लिए। तुम्हें क्या लगता है किस लिए छोड़ा होगा घर। इतनी सारी किताबें हैं तो किताब पढ़ने के लिए ही छोड़ा होगा। किताबें पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी होगे। गुड आइडिया। दिन भर बैठकर बस किताब पढ़ना और चाय पीना, इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। किताब भी बहुत हो गई और यादें तो इतनी हो गई कि नई यादें बनाने की जरूरत ही नहीं। पुरानी वाली रिवाइज करके ही काम चल जाएगा। आजकल ब्रेकअप के बाद कौन घर छोड़ता है यार। ब्रेकअप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा। क्या पागलपन है तुम्हारा पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहे हो, किताबों में, अपने आप में। आज घर छोड़ते हुए 11 दिन हो गए। मिल जाएगा। खैर तुम यहाँ कैसे। इस कैफ़े का मालिक कैफ़े को बेचना चाहता है। 1 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं। ये तो बहुत बड़ी जगह है, तुम भी कैफ़े चलाओगे या कुछ और प्लान है। बाय द वे मैंने तुम्हारी शॉप देखी थी, तुम्हारा तो टूर एंड ट्रैवल का काम है, फिर कैफ़े क्यों। अरे तो आए क्यों नहीं तुम। अपना पागलपन ढूंढने में बिजी था। खैर तुम्हारा इस
जगह को लेकर क्या प्लान है? पम्मी टूर एंड ट्रैवल की क्या कहानी है? तुम्हें मिल गया अपना पागलपन? बाप रे, इतने सवाल एक साथ! घर वाले इतने सवाल पूछते थे, इसलिए घर छोड़ दिया था? फिर एक एक बात करके बता दो। बस एक ही शौक है मेरा, घूमना फिरना। रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही थी मैं, वही IIT रुड़की में मैंने BTech किया। मसूरी ट्रैक करने कई बार आई, बस इसमें मन लग गया। कॉलेज के करीब 5 साल कॉलेज के बाद 5 साल जॉब किया, कई कंट्री गई, खूब घूमी। जब इतने पैसे बचा लिए कि 1 साल काम चल जाए तो शॉप ले ली। यहाँ इस कैफ़े में मेरा एक ट्रैवल कैफ़े खोलने का मन है। लोग आए, अपनी ट्रिप प्लान करें, लोग होटल में वे फील नहीं आती। मैं चाहती हूँ ट्रेवल्स यहाँ आकर रुक पाएँ कुछ दिन, मैं उनको ट्रैक पर ले जाऊँ। कभी बाहर का टूर बने तो कोई नया देश, कोई नई जगह देखने जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ, उनकी कहानियाँ सुनूँ। बस इतना सा पागलपन है। प्यार व्यार नहीं हुआ इस बीच में? 2 बार हुआ, घनघोर वाला हुआ, लेकिन यार मेरे से शादी वाला सटियापा बर्दाश्त नहीं होता। पम्मी के ये बोलते चंद्र के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर गया। तभी वहाँ कैफे का मालिक आ गया। पम्मी उनसे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट तक उन्होंने कैफे को लेकर कुछ डिस्कस किया। इस बीच चंद्र वहाँ उठकर वहाँ से चल दिया। अपने कमरे में आकर चंद्र ने किताब खोल कर रखी और किताब ने चंद्र को पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिन चंद्र ने उसी कैफे में किताबें पढ़ते और चाय पराठे खाते बिता दिए। खरीदी हुई किताब से आधी किताबें चंद्र ने पढ़ भी ली। पुरानी अंडरलाइन ने एक बार फिर से चंद्र को ढूंढ लिया था कैफे में कि बहरा अब उसको पहचानने लगे थे। मसूरी की सड़कों को अब चंद्र अजनबी नहीं लगता। आते जाते होटल वाला चंद्र को जगह बताता रहता। कई बार इंसिस्ट करके धीमी टोन में पूछता भी, सर कोई भी इंतज़ाम करना होगा तो बताइएगा, हमारे यहाँ सब कुछ इंतज़ाम रीजनेबल रेट पर आता है। होटल वाला भी अब चंद्र के लिए अजनबी नहीं था। वो चंद्र को बार बार मोबाइल पर लड़कियों के फोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता, सर एक बार देख तो लीजिए, मुंबई की हीरोइन भूल जाओगे। चंद्र उसके इस ऑफर को हर बार मुस्कुराकर टाल दिया करता। इस बीच में चंद्र अपने घर पर बता दिया कि वो विपासना के ध्यान शिविर में गया हुआ है। उसका फ़ोन कुछ दिन बंद रहेगा, वो लोग परेशान न करें। इस बीच चंद्र ने सुधा को फ़ोन करने की कोई कोशिश नहीं की। गुस्सा जब बढ़ जाता तो दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता। गुस्सा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप को झेलना मुश्किल हो जाता। कमाल की बात तो ये है कि हम अपने आप से चाहे कितना ही गुस्सा हो जाए, सुबह अपने आप सही हो जाता है। चंद्र अपने आप से गुस्सा थोड़े कम हो रहा था। चंद्र का अपने आप को झेल पाना मसूरी ने थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटे जा रहे थे, वैसे ही वो अगला दिन अपने आप को पलटता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन टहलते हुए चंद्र पम्मी के शॉप के बाहर से गुजरा। इस बार वो अंदर चला गया। तुम कैफे कब ले रही हो? उस कैफे में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। कैफे की डील हो ही नहीं पा रही। क्यों? उसका ओनर 12 लाख रुपए बोल रहा है। कैफे तो बहुत अच्छा है। हाँ वही तो, मैं डील मिस नहीं करना चाहती। ये सुनकर चंद्र चुप हो गया। पम्मी ने चाय के लिए पूछा। चंद्र ने चाय के लिए तुरंत हाँ कर दिया। तो चाय को कभी मना कर ही नहीं पाता था। चंद्र ने पम्मी से उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए मांगा। चंद्र ने अपने ईमेल चेक किया। ईमेल बॉक्स पर दुनिया भर की मेल थी, डॉक्टर बत्रा से लेकर होम लोन तक, लेकिन सुधा का एक भी ईमेल नहीं था। मेल चेक करने के बाद चंद्र ने एक कागज का टुकड़ा लेकर कुछ हिसाब किताब किया और बोला, कैफे वाली डील मिस मत करो। नहीं करना चाहती लेकिन क्या करूं, हालांकि मैंने टाइम पे ले रखा है। बैंक मुझे लोन देगा नहीं। एक बंदे से बात की है, वो बोल रहा है 2 लाख रुपए लेगा और 12 लाख का लोन अप्रूव करा देगा, लेकिन वो बंदा सही नहीं लग रहा है। कैफे चलोगी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कैफे खरीदने जाना हो। कैफे खरीदने भर के पैसे थोड़े हैं मेरे पास, पराठे खिलाने के भर के हैं। चलो चलते हैं, चलो। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसको अगले पार्ट में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, या उससे अगले पार्ट में।
और आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।